So, गुड मॉर्निंग यार। कैसे हो आप सब लोग? सो इफ आई टॉक अबाउट यस्टरडेज टॉपिक, सो हमने कल बेसिकली ये देखा था कि कास्टिंग क्या होती है। हमने कुछ टॉपिक्स और भी देखे थे, पैटर्न क्या होता है, कास्टिंग क्या होती है, और एक वीडियोस भी देखी थी कि कैसे हम उसमें प्रोसीड करते हैं। सो ओवरऑल कल हमें एक कास्टिंग की या एक कास्टिंग प्रोसेस की एक पिक्चर हमने देखी, जिससे हमें ये थोड़ा सा आइडिया लगा कि भाई कास्टिंग किस तरीके से होती है, उसमें किस तरीके का श्रिंकेज अलाउंस आता है। हमने एक सॉलिडिफिकेशन कर्व भी देखा था, हमने कास्टिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देखी, ठीक है। कुछ प्रोसेसेस भी देखे थे, मोल्ड बॉक्स भी देखा था, और उसके बाद लास्ट में हमने कल देखा था कि श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है, उसका हमने एक सॉलिडिफिकेशन कर्व देखा था कल, जिसमें हमने 3 तरीके की सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज कवर की थी। पहली जो थी लिक्विड टू लिक्विड हमने कवर की थी, फिर लिक्विड टू सॉलिड हमने कवर की थी, और फिर सॉलिड टू सॉलिड। तो लिक्विड टू लिक्विड को हमने लिक्विड श्रिंकेज बोला था, उसके बाद की श्रिंकेज को हमने सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज बोला था, और लास्ट वाली को हमने सॉलिड श्रिंकेज बोला था। और हमने ये देखा था कि लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को तो राइजर कैटर कर लेता है, कंपनसेट कर लेता है, क्योंकि वो भी लिक्विड फेज में है मेटल। और जब सॉलिड फेज में श्रिंकेज की बात आती है कि जब मटेरियल सॉलिड हो रहा है, पूरा सॉलिडिफाई हो रहा है, तो उस टाइम पर जो श्रिंकेज आ रहा है, मटेरियल श्रिंक कर रहा है, तब एग्जैक्ट साइज के लिए मुझे अलाउंस कहाँ देना पड़ता है, कौन सा अलाउंस देना पड़ता है, श्रिंकेज अलाउंस। ये हमने देखा था, और वो हम पैटर्न पे देते हैं, ये हमने देखा था। तो आई थिंक कल वाले पार्ट में तो चीजें क्लियर होंगी, किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। और आज एक तो यार हम ऐसे चलेंगे आज। तो एक तो मैंने अभी आपको 2 न्यूमेरिकल्स कराने हैं रिलेटेड टू श्रिंकेज अलाउंस। उसके बाद देन टुडेज क्लास विल बी प्योरली रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। हम सारे अलाउंसेस देखेंगे, बिकॉज उन अलाउंसेस पे एक न्यूमेरिकल भी बनता है, और वो पूछता भी है। वो पूछता है, तो अगर हमें वो अलाउंसेस के बारे में नहीं पता होगा कि भाई कौन सा अलाउंस कैसे कैलकुलेट करना है, या पैटर्न का साइज कैसे कैलकुलेट करना है, अगर ये अलाउंस आ जाए तो वो दिक्कत होगी। तो आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक तो पहले थोड़ा सा श्रिंकेज के बारे में 2 न्यूमेरिकल्स करने के बाद देखेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस देखेंगे, फिर देखते हैं आगे कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। सो टुडेज क्लास विल बी प्योरली रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट न्यूमेरिकल, एक एक पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, श्रिंकेज अलाउंस के ऊपर बेस्ड है। श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस जब हमने कल देखा था, ओके। सो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में वी आर प्रोवाइडेड विद अ क्यूब, लेट अस सपोज, मुझे दिस इज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक क्यूब बना लीजिए आप इस तरीके का, सॉरी,
इस तरीके से, ठीक है। नॉर्मली कुछ भी क्यूबॉइड, क्यूब, जो भी आप समझ रहे, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि वो ये कहता है कि भाई मुझे ये एक कास्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। ये कास्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये जो पार्ट है, ये मेरे को कास्टिंग चाहिए जिसकी मेरे को साइड जो है 100 mm, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100, मुझे ये साइज चाहिए, ठीक है। ये मुझे कास्ट ऑब्जेक्ट चाहिए और साथ में वो लिख देता है कि भाई सॉलिड श्रिंकेज आपको बोल देता है कितनी है, ऑफ 2% की। देखो कल मैंने आपको बताया था कि सॉलिड श्रिंकेज जो है परसेंटेज की फॉर्म में वो लिख के देता है, यहां पे लिख रहा है सॉलिड श्रिंकेज कितनी है, 2%। कहां पर, अब वो मेंशन कर रहा है इन ईच डायमेंशन, ठीक है जी। क्वेश्चन है आगे कि भाई मुझे पैटर्न की व्हाट इज द साइज, व्हाट विल बी द साइज ऑफ पैटर्न, व्हाट विल बी द साइज ऑफ पैटर्न मतलब व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ पैटर्न, साइज कह लो, डायमेंशन कह लो, डायमेंशन ऑफ पैटर्न, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ पैटर्न भी, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकता है अपनी लैंग्वेज में बना के। ये मैंने आपको एक हल्का सा वेग क्वेश्चन दे दिया। भाई 100/100/100 का मेरे को एक क्यूब जो है कास्ट करना है। अब उसने मेंशन कर दिया आपको कि भाई श्रिंकेज है, सॉलिड श्रिंकेज है 2% की हर डायमेंशन में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई वो आपसे पूछ रहा है कि भाई मेरे को अगर ये कास्टिंग है तो मेरे को पैटर्न किस साइज का बनाना पड़ेगा अगर मेरे पास 2% की हर डायमेंशन में श्रिंकेज आ रही है। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई सीधी सी बात है, अगर मैं इसकी एक यहां पर लिख लूं कास्टिंग, ये कास्ट ऑब्जेक्ट या कास्टिंग, ठीक है, और यहां पर मैं लिख लूं कि भाई ये मेरे पास पैटर्न है, ये पैटर्न। यहां पर मुझे उसने एक, मान लो साइड को मैं क्यूब की ए ले लेता हूं, ठीक है। तो ए साइड ऑफ क्यूब या कास्टिंग, ए सी लिख लो या ए जो भी लिखना है आपने, वो है 100 mm की, ठीक है जी। अब वो कहता है कि भाई साहब मेरे को क्या करना है, मेरे को पैटर्न की डायमेंशंस निकालनी है। पैटर्न की डायमेंशंस कितनी होंगी ये बता दो, कब, जब 2% श्रिंकेज है। तो आप खुद बताओ कि भाई साइड ऑफ पैटर्न ए पी लिखूं अगर मैं, तो पहले एक ही साइड की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। अब 2% श्रिंकेज का मतलब क्या है कि भाई जब मोल्टन मेटल या जो है क्या नाम सॉलिड श्रिंकेज हो रही है, तीसरी वाली श्रिंकेज, जब सॉलिड बन रहा है, सॉलिड से सॉलिड फेज में ही है, ठीक है, तब वो मटेरियल जो है श्रिंक करता है। श्रिंक करता है, कितनी श्रिंकेज है उसमें, अब ये 100 mm का तो मुझे चाहिए, ठीक है। मैंने मोल्टर मेटल डाल दिया, ठीक है जी। अब अगर मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है मुझे ये चाहिए, तो मेरे को पहले पैटर्न कितने साइज का उसमें मोल्डिंग सैंड के अंदर डालना पड़ेगा ताकि कैविटी उस साइज की बने। जितने साइज की कैविटी बनेगी उतने साइज का तो फाइनल प्रोडक्ट आएगा ना, आप समझ रहे हो। तो अब जो है पैटर्न के ऊपर जब उसने बोल दिया कि श्रिंकेज अलाउंस 2 है, यानी कि जब सॉलिडिफाई हो रहा है सॉलिड से सॉलिड, तो भैया श्रिंक कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 100 mm का ही यहां पर अगर मान लो पैटर्न ले लेता हूं, 100/100/100 का पैटर्न जो है बना के उसमें डाल देता हूं मिट्टी में, और बाद में निकाल लेता हूं, मेटल डाल देता हूं, ठीक है जी। 100 का अगर मैं बनाता तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में जब ये 100 का मैंने बनाया 100/100/100 का, ठीक है, तो जब मैंने डाला सॉलिड श्रिंकेज हो रही है तो ये 100 का तो रहा ही नहीं,
ये तो श्रिंक हो गया, हो सकता है ये श्रिंक होकर एक एक mm श्रिंक कर जाए तो 98 mm रह जाए लास्ट में, ठीक है। तो मेरा पैटर्न का साइज तो गलत हो गया, ये दिस इज रॉन्ग। मैं अगर 100 mm का बना रहा हूं तो ये तो मेरे को खुद सोचना है ना यार कि मैं अगर 100 mm का बना रहा हूं, 100 का ही बना रहा हूं, तो उसमें श्रिंकेज भी है नहीं कुछ, तो 100 का बनाऊंगा तो अगर कुछ श्रिंक कर गया तो मेरे को एग्जैक्ट जो चीज चाहिए वो तो मिलेगी नहीं, एग्जैक्ट तो मुझे ये चाहिए, ये तो मिलेगा ही नहीं मेरे को। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, उस पर थोड़ा सा अलाउंस देना पड़ेगा हर साइड में, हर डायमेंशन में। और वो कितना है, वो कितना देना पड़ेगा मुझे, वो मुझे कितना देना पड़ रहा है, वो मुझे इसने मेंशन करके दिया हुआ है कि भैया आपको इतना परसेंट जो है देना पड़ रहा है। तो अगर 100 mm है तो 100 mm का 2% किसका है, 2% क्या है, श्रिंकेज अलाउंस हर एक डायमेंशन में। तो चलो पहली डायमेंशन मान लो ये तो क्यूब ही है, ठीक है, तो हर डायमेंशन सेम है तो एक निकाल लो तो आ जाएगी। तो 2% किसका, 100 mm का। अब निकाल लो कितना है पैटर्न का साइज, कितना हो गया ये, 2 mm ही तो हो गया। तो 102 mm साइज, ये 2% 100 का निकालना आता है ना, 100 का 2% कितना होता है भाई, 2 ही तो होता है, 2/100 इंटू 100 तो 2। तो अब जो है पैटर्न का साइज मेरे पास आ गया 102 mm, यानी कि भाई साहब मेरे से वो ये पूछना चाह रहा था कि पैटर्न की एक साइड आ गई 102, तो अब सारी साइड सेम ही है तो वो भी 102 आ जाएगी। अगर अलग अलग होती तो उनमें भी मैं 2% ऐड कर देता। अभी अगला क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर लुकिंग कि भाई अगर इसका मेरे को वॉल्यूम लिखना है तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग जो है मेरे को ए क्यूब होता है क्यूब का, तो ये लो इतना हो गया, ठीक है जी। मेरे को ये चाहिए, ये मुझे चाहिए एंड में, ठीक है। लेकिन मेरे को पैटर्न जो है 100 mm का नहीं बना सकता मैं, मेरे को 102 mm का पैटर्न बनाना पड़ेगा, 102 बाय 102 बाय 102 का, ठीक है। तो अब अगर मेरे को पैटर्न का यही साइज चाहिए, मान लो मैं यहां पे ऐसे क्यूब बना देता हूं फटाफट से एक, इस तरीके से। तो अब जो ये मेरा पैटर्न है, अगर मैं ये मेरा पैटर्न है तो मेरा पैटर्न भाई साहब 102/102/102 का होना चाहिए, तभी जाके कुछ जो बाद में श्रिंकेज आएगी और वो जाके ये बेसिकली जाके पैटर्न इस कास्टिंग में कन्वर्ट होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया, पैटर्न का वॉल्यूम ऑफ पैटर्न तो वही है तो क्यूब ही, लेकिन साइज बढ़ गया तो ये क्यूब आ गया, ये इसका आंसर हो गया। आप समझ रहे हो, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं, मेरे को न्यूमेरिकल बताओ समझ आया कि नहीं। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं अगर किसी को नहीं समझ में आया। क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई साहब मेरे को एक कास्टिंग ऑब्जेक्ट चाहिए, कास्टिंग जो कास्ट ऑब्जेक्ट चाहिए वो इतने बाय इतने बाय इतने का चाहिए। तो वो कहता है कि ये उसकी डायमेंशन है दिस बाय दिस बाय दिस। तो मेरे को वो कहता है कि भाई पैटर्न की डायमेंशन बता दो अगर मेरे पास सॉलिड श्रिंकेज है 2% हर डायरेक्शन में, हर डायमेंशन में, ठीक है। तो मेरे को पैटर्न का साइज हमें खुद पता है कि अगर कोई चीज श्रिंक करती है तो मेरे को ऑलरेडी उससे पहले बड़ी लेनी पड़ेगी, तब अगर वो बाद में श्रिंक करे भी तब भी मेरा एग्जैक्ट ये मेरे को चीज मिल जाए। हाँ बस पैटर्न वॉल्यूम, हाँ ठीक है, वो बस दैट्स इट। वो क्वेश्चन में आपसे बेसिकली वो क्वेश्चन में जैसे सरस्वती जी ने पूरा पैटर्न का वॉल्यूम लिख दिया, दैट्स फाइन। आपसे वो क्वेश्चन में ना ये भी पूछ सकता है कि पैटर्न का की रेशियो निकाल दो वॉल्यूम ऑफ पैटर्न बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग,
ये भी अगले क्वेश्चन में आएगा। तो जनरली वो आपसे इसके कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करवा रहा, वो आपसे कंसेप्ट पे जोर डालता है कि भाई आपको ये पता है कि नहीं कि भाई पैटर्न का साइज इस केस में, श्रिंकेज के केस में हमेशा ऐड होता है, बढ़ के आता है। तो वो यही देखना चाह रहा है। डायरेक्टली वो 4 ऑप्शन दे देगा कि भाई बता दो ये अगर 100 बाय 100 बाय 100 का वो है कास्ट ऑब्जेक्ट है तो पैटर्न का साइज कितना होना चाहिए। तो देखते ही पता चल जाएगा। अगर मान लो 3 डायमेंशन उसने 100 से कम दे दी, 98, 99, 97, चौथी डायमेंशन उसने 100 से ऊपर दे दी, कितनी भी दे दी, तो आपको डायरेक्ट आंसर पता है कि हाँ भैया ये। तो वो कंसेप्ट चेक करता है कई बार। तो आप समझ रहे हो कि भैया हाँ हमें पता है कि श्रिंकेज का क्या मतलब होता है। तो श्रिंकेज की यहां से पैटर्न की आपकी साइड आ गई, और अगर ये क्यूब ही है तो 102 बाय 102 बाय 102 हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now focus what I'm trying to do. Let us suppose this is something like this. थोड़ा सा डायग्राम जो है कंसेप्ट पे ध्यान देना। कई बार अगर मान लो डायग्राम नहीं भी सही बन रहा, लेकिन समझ में आनी चाहिए चीज। ठीक है, सो अब ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज कि भाई दिस इज 100 mm, ठीक है, दिस इज 10 mm, लेट अस सपोज 10 आई, एंड दिस इज 200 mm, दिस इज 10 mm। ठीक है जी, नाउ दिस इज अ कास्ट ऑब्जेक्ट अगेन। ठीक है, so what he has given in the question कि solid shrinkage he has mentioned is 1%। बस उसने इतना लिख दिया, सॉलिड श्रिंकेज इज 1%। अब वो यहां पर मेंशन नहीं कर रहा कि भाई वो वॉल्यूम में सॉलिड श्रिंकेज है या डायमेंशन में है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर वो ना मेंशन करे सॉलिड श्रिंकेज, सिर्फ इतना लिख दे 1% है 2% है, इसका मतलब है कि वो हर साइड में ऑलरेडी हम मान के चल रहे हैं। जब उसको वॉल्यूम में पूरे में बोलना होगा ना कि टोटल वॉल्यूम में इतनी % श्रिंकेज है, तो मैं पहले टोटल वॉल्यूम निकालूंगा, उसका 1% लूंगा, वो एक अलग चीज है। अभी सिर्फ वो अगर वो ये बोलता है कि सॉलिड श्रिंकेज 1% है, यानी कि इधर भी 1%, इधर भी 1%, इधर भी 1%। ठीक है, अब ये उसने कल भी मैंने आपको बताया था। तो अब वो इसके बाद फिर से वही पूछता है कि भाई वो कहता है कि पैटर्न का साइज निकाल दो, पैटर्न का साइज कैलकुलेट करके बता दो, एंड रेशियो निकाल दो वॉल्यूम ऑफ पैटर्न टू द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। ये उसके 2 क्वेश्चन है। अभी अपने आप करके दिखाओ। आप करो, मैं अपना कर रहा हूं यहां पे। उसकी 3 साइड दे के रखी है।
क्या कह रहा है 1%, 100 प्लस 1% ऑफ 100, 200 प्लस 1% ऑफ 100। सॉरी 1% ऑफ गलत कर दी मैंने, यहाँ 200 और यहाँ 1% 10। अब देखते हैं कि क्या सीन है। 1.03 आएगा, ठीक है। आपका 1.116 क्यों आ रहा है? ठीक है। अब देखो होता क्या है कि आपको इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि आप पहले इसको मल्टीप्लाई करो सबको, फिर उसको मल्टीप्लाई करो सबको, फिर क्या नाम डिवाइड करो। नहीं, इट्स अ वेरी बैड स्ट्रेटेजी। कैलकुलेशन कैसे करनी है ये भी अपने आप में एक चैलेंज रहता है पेपर में। कई बच्चे होते हैं कि भाई इसको पहले पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, कई फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। नहीं यार, हमें तो ये चाहिए नहीं ना। हमें क्या चाहिए? हमें तो इसकी रेशियो चाहिए। तो पहले हमें इसमें एनर्जी लगाएं, सारे को कैलकुलेट करना, फिर इसमें लगाएं, फिर डिवाइड करें। क्या मतलब है? जो यहाँ ऐसे कर दो। अब जो जो चीजें कटती हैं या उसको करके अपना सेटिंग करके करो, लास्ट में आके सॉल्व करो उसको, पहले नहीं। ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे? वो यही पूछ रहा है कि भाई कास्ट ऑब्जेक्ट है ये, इसकी 3 डायमेंशन यहाँ मेंशन कर दी मैंने, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब वो कहता है कि पैटर्न पे 1% श्रिंकेज है, ठीक है। अब 1% श्रिंकेज उसने मेंशन कर दी, दैट मींस ही इज सेइंग कि 1% श्रिंकेज इज देयर इन ईच डायमेंशन, चाहे उसने बोला या नहीं बोला। अगर उसको वॉल्यूम पे बोलना होगा वो स्पेशली अलग से मेंशन करेगा, ठीक है। बट 1% बोल दिया तो यानी कि 1% सबकी साइड बढ़ा दो, बढ़ा दीजिए। 100 से 101 होगी, 200 से 202 होगी, 10 से होगी 10.1। अब जो नया वो जो आएगा आपका पैटर्न, वो बनेगा भाई साहब आपका इस तरीके से। ये जो भी बनाने के बाद लास्ट में आपकी ये कितनी 100 है वो बन गई। ये तो मैं वैसे बना के दिखा रहा हूँ, पेपर में नहीं बनानी मतलब, लेकिन ये आपको क्लैरिटी दे देगी। 101, ये 202 और ये आपकी 10.1। सो दिस इज द साइज ऑफ द पैटर्न विच डेफिनेटली विल बी गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू दिस पर्टिकुलर साइज, ठीक है। इसकी अगर मैं थोड़ा सा फिगर साफ भी करूं, सॉरी,
ये लो जी, ठीक है जी। ठीक है, अब ये पॉइंट क्लियर है आपको? ये इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ श्रिंकेज अलाउंस। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो भी पूछ लो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है यार, क्वाइट अ नंबर ऑफ पीपल हैज ज्वाइंड टुडेज लाइव सेशन। आई थिंक दैट माइट बी बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और नया शुरू हुआ है, तो मे बी शायद, या फिर हो सकता है कि मैं ही थोड़ा ठीक पढ़ा रहा हूँ। एनीवेज चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके फाइन। सो मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे जो है, अब ये तो होगी भैया, 2 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए श्रिंकेज अलाउंस के। अब इस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आप इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई कुछ और पूछ ले, नहीं, आपको कंसेप्ट पता है, क्लैरिटी होगी आपको, ठीक है। आपको ये बता दिया गया कि श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं वो, ठीक है। ये भी मैक्स है, ठीक है। अब आ जाती है उसके बाद कुछ थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स जो आपको मेमोराइज करने हैं और जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो सीधा पूछेगा, ठीक है। तो पहले तो एक तो ये पता होना चाहिए कि कल हमने बात करी थी लिक्विड श्रिंकेज की, फिर सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज की, और फिर हमने बात की थी सॉलिड श्रिंकेज की। तो अगर कभी पूछ ले या पूछ लेता है कि भाई टोटल श्रिंकेज किसको कहते हैं, तो पहले तो एक पॉइंट ये भी पता होना चाहिए कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय टोटल श्रिंकेज। टोटल श्रिंकेज ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो श्रिंकेज तीनों के कारण मिलके आई है, कौन कौन सी? वन इज लिक्विड श्रिंकेज, ठीक है, फिर मैं ऐड करूंगा इसके बाद सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, ठीक है जी। फिर ऐड करूंगा लास्ट में सॉलिड श्रिंकेज, ठीक है जी। अब इस पूरे को कई बार, इसको पूरे को हम बोलते हैं टोटल श्रिंकेज, ठीक है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है कोई चीज सारी श्रिंकेज को ऐड करूंगा तो टोटल आएगी आएगी। ये लिक्विड और ये सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, ये हमने देखा था कल, राइजर कैटर करता है, और इसके लिए मुझे जो है पैटर्न के ऊपर अलाउंस देने पड़ते हैं, ठीक है जी। ठीक है, तो ये तो एक पॉइंट ये था कि सॉलिड श्रिंकेज किस, टोटल श्रिंकेज किसको बोलते हैं, ठीक है जी। अब आ जाओ, हमने ये तो देख लिया कि भाई सॉलिड श्रिंकेज है, ठीक है जी। अब कई बार वो क्वेश्चन में सीधा पूछ लेता आपसे कि भाई 4 ऑप्शन दे देगा कि ब्रास दे देगा, ठीक है, कोई भी ऑप्शन दे सकता है, कास्ट आयरन दे देगा, कॉपर दे देगा, स्टील दे देगा। बता दो कि भाई इन चारों में से सबसे ज्यादा या सबसे कम श्रिंकेज किस में होती है। तो मैं आपको एक हल्का सा एक टेबल सा दे रहा हूं, छोटा सा, जिसमें आपको देखते ही ये पता चल जाएगा, ठीक है, कि भाई ये मटेरियल है, इसकी सबसे ज्यादा श्रिंकेज है और इसकी सबसे कम है, ठीक है। और जनरली क्वेश्चन ब्रास पे आता है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी बता रहा हूं कैसे पूछता है वो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी एक टेबल को भी ये लिख लेना, ठीक है। तो अब पहला एक मटेरियल है, फर्स्ट मटेरियल, जिसको मैं नाम देता हूं बिस्मथ, MITH बोलते हैं, MU बोलते हैं, एक सेकंड, MUTH, ठीक है। तो एक मटेरियल का नाम है बिस्मथ, ठीक है। ये बिस्मथ जो होता है, इसकी बिल्कुल ही नेग्लिजिबल श्रिंकेज होती है, बिल्कुल ही वेरी नेग्लिजिबल श्रिंकेज, नेग्लिजिबल श्रिंकेज, यानी कि ये ऐसा मटेरियल है कि भाई जिसके कारण श्रिंकेज जब इसकी बहुत कम है। और कौन सी वाली श्रिंकेज की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, अब यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, जबकि मेरे को मेंशन करना चाहिए था। मैं क्वेश्चन में मेंशन वो आपसे डायरेक्टली सिर्फ इन दोनों के बारे में
में ना पूछ के या इन दोनों के बारे में भी पूछ सकता है। अभी जो मैं बात कर रहा हूं, अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूं सॉलिड श्रिंकेज की। ये जो श्रिंकेज मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूं कि भाई ये टेबल जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि किसका है, ये है सॉलिड श्रिंकेज का, कि इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, कि सॉलिड श्रिंकेज जो है कुछ ऐसे मटेरियल्स की मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा हूं कि भाई सबसे कम किसकी है फिर सबसे ज्यादा किसकी है, क्योंकि वो डायरेक्टली 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा कि भाई बता दो इसमें से सबसे ज्यादा श्रिंकेज, सॉलिड श्रिंकेज किस मटेरियल में आती है। तो उस टाइम पर अगर सारा श्रिंकेज का टॉपिक पढ़ा भी हुआ ये नहीं पता तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना है। तो ये बिस्मथ है, इसमें बहुत ही कम श्रिंकेज होती है, नेग्लिजिबल श्रिंकेज। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलें, ठीक है, फिर है आपका कास्ट आयरन। ऐसे बीच में और भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है इनके बीच में, लेकिन हमारे लिए जो काम किया हम वही देखेंगे। फिर है कॉपर, आपका कॉपर, फिर स्टील, फिर है आपका ब्रास, फिर आपका लास्ट में जिंक। लेकिन वो कई बारी यहीं पर ही रुक जाता है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे कम से बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर। दिस इज मिनिमम, दिस इज योर मिनिमम, सबसे कम, और ये है आपका सबसे मैक्सिमम। क्वेश्चन में लगभग जिंक का हालांकि सबसे ज्यादा है इस पूरे टेबल में, लेकिन वो क्वेश्चन में यहां तक ही पूछता है, तो ये पार्ट जो है मैक्सिमम हो गया। ये पूछ ले या ये पूछ ले, इसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम श्रिंकेज। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखनी है। ब्रास, क्वेश्चन में अगर ब्रास तक पूछा हो उसने या 4 ऑप्शन में दे दिया कास्ट आयरन, कॉपर, स्टील, ब्रास, तो भैया ब्रास ही आ जाएगा। जिंक लगभग नहीं देता, वो दे दे तो पता होना चाहिए कि ब्रास और जिंक में से जिंक की सबसे ज्यादा। ठीक है, तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर कि भाई इधर से इधर जा रहा हूं, ऊपर से नीचे आ रहा हूं, तो श्रिंकेज मेरी बढ़ रही है। सबसे कम जो है आपकी बिस्मथ की है और सबसे ज्यादा इनकी। अब ये डायरेक्टली मैंने आपको बोला कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका जो मेमोरी बेस्ड कहलाती हैं कि भाई आती है तो आती है, पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। ये वैसे क्वेश्चंस होते हैं। अब इस सारे चीज का उस कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो कंसेप्ट आपको समझा दिया, श्रिंकेज क्या होती है, सारा कुछ होता है, वॉल्यूम ऑफ पैटर्न भी बता दिया, वो भी बता दिया, पैटर्न का साइज भी बता दिया, लेकिन अब ये नाम है और इसका ये ऑर्डर है। और हर मटेरियल की अपनी कोई खासियत होती है। इसकी खासियत ये है कि इसमें बिल्कुल श्रिंकेज नहीं है, और इसकी खासियत ब्रास की ये है कि भैया इसमें बहुत ज्यादा श्रिंकेज आती है। ठीक है, जिंक में आती है। तो अब ये पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, तो इसलिए आपको पता होना जरूरी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये एक अलग एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फर्स्ट वन वाज दिस, सेकंड इज दिस। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऐसे पॉइंट्स बना के लिखते रहो, ऐसे ही आपके काम आएंगे। ठीक है, अब बात करूंगा मैं, अभी तक मैंने बात करी है टोटल श्रिंकेज की, तो मैंने ऊपर सिर्फ डेफिनेशन बताई है कि टोटल श्रिंकेज में क्या आता है। उसके बाद सबसे पहले मैंने कवर की सॉलिड श्रिंकेज। अब उसके बाद रहेगी अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, चलो इधर जगह नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाँ, एल्यूमिनियम भी नहीं, अभी आ रहा हूं सौरभ कुमार जी, ये एल्यूमिनियम का पॉइंट लिखूंगा, रुको। ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए सॉलिड श्रिंकेज की बात करूंगा ही नहीं, कोई और बात करूंगा, रुको। अब बात कर रहा हूं मैं, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, पहला पॉइंट रिलेटेड था सॉलिड श्रिंकेज से, दूसरा पॉइंट रिलेटेड है कौन सी जो बच गई, लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। देखो ऐसे हर मटेरियल के लिए
आप सवाल पूछ सकते हो कि सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका कोई लॉजिक नहीं है। जो अपने पास जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत है आपके पेपर के लिए उतनी मैं आपको बता देता हूँ। उस टेबल में एल्यूमिनियम की वैल्यू नहीं है इसका मतलब वो नहीं पूछेगा, या उसका उससे रिलेशन नहीं है। जिस चीज का जिससे रिलेशन होता है वो वही क्वेश्चन पूछता है। अब एल्यूमिनियम का रिलेशन इससे है, तो लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज की अगर मैं बात करता हूं ना, ये प्लस ये यार, दिस प्लस दिस, ठीक है। तो अब यहां पर एक मटेरियल ऐसा है जिसकी लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज सबसे ज्यादा होती है, वो है इज मैक्सिमम फॉर, यहां पर लिख लो, इज मैक्सिमम फॉर लिक्विड एंड सॉलिड श्रिंकेज इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए सबसे ज्यादा होती है? फॉर एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम, ठीक है। सबसे ज्यादा इस केस के एल्यूमिनियम के लिए लिक्विड और सॉलिड श्रिंकेज ज्यादा होती है, ठीक है, सॉरी लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो भैया अब मेरे को बताओ, इसी से ही एक पॉइंट और निकल के आता है। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि भाई अगर किसी मटेरियल की लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज ज्यादा है, किसी भी मटेरियल की, वो हमारे केस में एल्यूमिनियम है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब वो लिक्विड स्टेट में है या जब वो लिक्विड टू सॉलिड वाले फेज में है, तो उस टाइम पर वो ज्यादा श्रिंक कर रहा है, शुरू में भी ज्यादा श्रिंक कर रहा है और सेकंड फेज में भी ज्यादा श्रिंक कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर उसके पहले दो फेजेस के अंदर श्रिंकेज बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि मेरे को मटेरियल ज्यादा लगेगा उसकी श्रिंकेज को कैटर करने के लिए। यानी मैंने आपको यहां पे कल एक होल बना के दिखाया था राइजर का, ठीक है, इस तरीके से यहां से मटेरियल आ रहा है कास्टिंग के अंदर, ये वाला, ठीक है। अब अगर मान लो कि भाई इस कास्टिंग के अंदर इस तरीके से थी, ऐसी बना के दिखा रहा हूं, अब इसमें मटेरियल जो है ये फटाफट श्रिंक कर रहा है। जब श्रिंक कर रहा है तो अब जब ये कम हो रहा है मटेरियल, तो मटेरियल की एडिशन, जितना ज्यादा श्रिंकेज है उतना मटेरियल की एडिशन भी तो ज्यादा होगी, यहां से मटेरियल उतनी तेजी से आएगा, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा मैक्सिमम श्रिंकेज है, यानी कि सबसे ज्यादा जो मटेरियल जो है श्रिंक करता है ड्यूरिंग दीज टू फेजेस, वो है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का मैंने वो कर रखा है, मोल्टन मेटल डालो, बहुत ज्यादा श्रिंक कर रहा है इन दो फेजेस में, यानी कि मेरे को उतना ज्यादा मटेरियल चाहिए इसकी श्रिंकेज को कैटर करने के लिए, ठीक है, मानते हो? तो अगर मेरे को मटेरियल भाई साहब ज्यादा चाहिए तो मेरे को राइजर का साइज भी बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को मटेरियल इस वाले राइजर में उतना मटेरियल नहीं आ रहा, कम है, ये छोटा राइजर है मान लो। तो भाई राइजर का डिजाइन कैसे होगा? जिस तरीके की श्रिंकेज है उसी तरीके से तो राइजर डिजाइन होते हैं ना। अब उसमें अगर मान लो मेरे को पता है मटेरियल मैं यूज कर रहा हूं कोई और, उसमें इतनी श्रिंकेज नहीं आती, तो मैं बड़ा राइजर बना के करूंगा क्या? क्योंकि मेरे को उतना मटेरियल चाहिए ही नहीं होगा नीचे, तो मैं छोटे राइजर से काम चला लूंगा। लेकिन अगर मेरे को पता है मेरे पास एल्यूमिनियम है, मेरे पास एल्यूमिनियम है, तो मेरे पास यहाँ पर दोनों पर लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज बहुत ज्यादा है, तो यानी कि मेरे को ज्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस टाइम पर जब वो श्रिंक कर रहा होगा, तो मेरे को छोटे राइजर से काम नहीं चलेगा, मेरे को राइजर का साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे एक पॉइंट और निकल के आता है कि भाई अगर आपके पास एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम रिक्वायर ALI एल्यू या एल्यूमिनियम रिक्वायर लार्ज साइज राइजर। जो भी पॉइंट लिख रहा हूं उसका एक मतलब है, ऐसे नहीं लिख रहा। इसके लिए भैया मेरे को अगर मटेरियल ये है तो राइजर का साइज भी बड़ा चाहिए होगा, ठीक है कि नहीं? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ये पॉइंट क्लियर है?
ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया जी लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, पीछे हो गया आपका सॉलिड श्रिंकेज, ठीक है। और अब आ जाता है एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कवर करेगा टोटल श्रिंकेज को, ठीक है जी। ये होगा इसके लिए, ये दोनों इसी के लिए है, लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन। अब मैं बात करूंगा टोटल श्रिंकेज की। कुछ कुछ क्वेश्चन या कुछ लाइंस होती है डेटा बेस्ड। अब टोटल श्रिंकेज कौन से मटेरियल के लिए मैक्सिमम होती है, अब ये भी डायरेक्टली आपको याद रखना है क्योंकि ये यूपीएससी के पेपर में भी यूपीएससी का डेटा है, वहां से ये आया था, ठीक है, मतलब उसमें ये पूछा गया था। तो टोटल श्रिंकेज मैक्सिमम कौन से मटेरियल की होती है, वो होती है मैक्सिमम होती है भैया टोटल की अगर बात करूं तो स्टील के लिए, स्टील के लिए। अब ये कौन सी है टोटल श्रिंकेज, बस याद रख लो, दैट्स इट, ठीक है। अब आप कहोगे सर इतनी चीजें हम कैसे याद रखें, यार ये तो देखो रिवीजन है, रिवीजन है, 4 बार पढ़ोगे चीजें याद तो करनी पड़ेंगी, ठीक है। और क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाओगे अपने आप याद हो जाएगा। पता है एल्यूमिनियम के लिए ये वाली ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसके लिए जब ज्यादा होती है तो राइजर बड़े साइज का चाहिए। टोटल श्रिंकेज किस में मैक्सिमम होती है, स्टील में, अच्छा ठीक है। बाकी का ऑर्डर किस में है, ठीक है, सबसे कम बिस्मथ में, सबसे ज्यादा जी भैया ब्रास और जिंक में, बस बात खत्म। यही शॉर्ट नोट्स में पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। अब श्रिंकेज से रिलेटेड एक पॉइंट और है यार, एक पॉइंट और है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी इसको ऐसे इंपॉर्टेंट में ही लिखना है। वो है जो कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये इसके लिए हो गया, ठीक है। वो पॉइंट आता है, एक एक्सेप्शन है जो मटेरियल जिसको हम बोलते हैं ग्रे कास्ट आयरन। अब ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है, जो ग्रे कास्ट आयरन मटेरियल है ना, ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन जो होता है ना, कार्बन वो किस फॉर्म में हमें मिलता है, वो मिलता है ग्रेफाइट के फ्लेक्स में। फ्लेक्स एक तरीके का स्ट्रक्चर है, पतले से नीडल फूले हुए स्ट्रक्चर्स, ठीक है, फ्लेक्स बोलते हैं ना, चिली फ्लेक्स, उस तरीके से फ्लेक्स। तो फ्लेक्स का मतलब ये है कि भाई एक स्ट्रक्चर है, तो कार्बन जो होता है ना ग्रे कास्ट आयरन के अंदर, कार्बन जो होता है वो ग्रेफाइट फ्लेक्स के अंदर की फॉर्म में मिलता है हमें, ऐसा ऐसा सीधा कार्बन नहीं मिलता। तो ग्रेफाइट फ्लेक्स जो होते हैं वो खुद में क्या होते हैं, एक फूले हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो होता क्या है कि उनके अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि वो श्रिंक ना करके एक्सपैंड कर दें, और वो करते भी हैं। तो जब बात आ जाती है कि भाई ठीक है, अगर मैं ग्रे कास्ट आयरन मोल्टन मेटल, ग्रे कास्ट आयरन का मोल्टन मेटल है और मैं कैविटी में डाल रहा हूं, ठीक है जी। अब वो मोल्ड की जो कैविटी मैंने पैटर्न से बनाई है उसमें मैं अब मोल्टन मेटल ग्रे कास्ट आयरन का डाल रहा हूं, तो जब वो मटेरियल ठंडा होगा, जब ये वाले दोनों पोर्शन आएंगे लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, तो वो श्रिंक ना करके एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है जी। अब एक्सपैंड कर गया तो मेरे पास, मेरे को एक बात बताओ, जब ये और ये श्रिंकेज आती है, लिक्विड और सॉलिड श्रिंकेज, तो इसको कौन पूरा करता है, इसको राइजर पूरा करता है ना। इस श्रिंकेज को कौन कैटर करता है भाई साहब, राइजर, कल से देख रहे हैं। अब जब मेरे पास उस टाइम पर ग्रे कास्ट आयरन है, ग्रे कास्ट आयरन की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि भाई वो श्रिंक ना करके एक्सपैंड करता है, क्योंकि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसका बना इस तरीके से है, ठीक है। उसके अंदर फ्लेक्स होते हैं और फ्लेक्स जनरली एक्सपैंड करते हैं, ठीक है जी। इस पर्टिकुलर सॉलिडिफिकेशन के अंदर इन दो फेजेस में, तो उस टाइम पर वो एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जब वो एक्सपैंड कर रहे हैं, श्रिंकेज उसमें आ ही नहीं रही है, तो मेरे लिए राइजर की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, मैं क्यों राइजर लगाऊंगा। राइजर का काम क्या है कि भाई जो मटेरियल की कमी हो रही है श्रिंकेज के टाइम पर, उसको उस टाइम पर वो पूरा कर दे, इस सॉलिडिफिकेशन, इस श्रिंकेज के टाइम पे। सॉलिड श्रिंकेज का तो लेना देना नहीं है, उसके लिए तो हम पैटर्न का यूज करते हैं। लेकिन जब ये पार्ट आ रहा है लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज का, तो इस श्रिंकेज को की कमी को दूर करने के लिए मैं राइजर लगाता हूं कि भाई मेरा मटेरियल कम ना हो, मैं ऊपर से फ्लो करता रहे। अब जब मेरे पास है ही ग्रे कास्ट आयरन, मैंने डाल दिया उसमें, मेरे को पता है कि यार वो उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसने श्रिंक होना ही नहीं है, तो भाई साहब मैं राइजर लगा के करूंगा क्या, जब श्रिंक होएगा ही नहीं वो इस पर्टिकुलर चीजों में, इन दो श्रिंकेज में श्रिंक होगा नहीं, मतलब मटेरियल की कमी पड़ेगी नहीं मेरे पास। जब मटेरियल की कमी नहीं पड़ेगी भाई साहब, तो मैं राइजर लगा के करूंगा क्या।
आप समझ रहे हो? तो इसलिए ये लिखा जाता है कि भाई इन केस ऑफ, अब ये पॉइंट लिखते हैं, इन केस ऑफ ग्रे कास्ट आयरन in case of gray cast iron, in case of gray cast iron due to conversion of carbon into graphite flakes, कार्बन किस में कन्वर्ट होता है? ग्रेफाइट के फ्लेक्स के अंदर, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन, is a possibility of expansion, एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी होती है वहां पे ड्यूरिंग, कब? लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज में, लिक्विड प्लस सॉलिडिफिकेशन एंड लिख लो, श्रिंकेज में। तो जब एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है इन केस ऑफ, देखो किसका, ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन कन्वर्ट होता है ग्रेफाइट के फ्लेक्स में, तो इसलिए पॉसिबिलिटी है किसकी? एक्सपेंशन की, ड्यूरिंग दिस एंड दिस। तो जब ऐसा है तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि देयर इज नो नीड ऑफ राइजर। अब सीधा क्वेश्चन बनता है कि भाई ग्रे कास्ट आयरन के लिए राइजर की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि भैया वो एक्सपेंड करता है ड्यूरिंग कौन सी सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे? इस पे देयर इज नो नीड ऑफ राइजर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ जो आपको पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है ये तो आपने बता दिया, तो लेकिन सॉलिड श्रिंकेज के टाइम पे फिर क्या होगा? क्या इसका साइज एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है? ये यार अलग अलग वो हैं, वो कई कहते हैं एक्सपैंड करता है, कई कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूजुअली वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस हिसाब से वो पैटर्न का साइज, पर उस पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। जहां पर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी होती है ना, एम्बिग्यूटी का मतलब जहां पर चीजें क्लियर नहीं होती वहां से वो क्वेश्चन नहीं डालता। क्वेश्चन की जहां पे क्लैरिटी बनती है वो यहीं से डालेगा। इतना ही पूछेगा आपसे वो, ये पॉइंट्स जो मैंने आपको लिखवाए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं मैंने आपको। धीरज जो आप ये पूछ रहे हैं ना कि ये अलग अलग तरीके के कास्ट आयरन होते हैं, आप इसकी क्लासेस पढ़ना, ग्रे कास्ट आयरन, दूसरा कास्ट आयरन, ये कास्ट आयरन की कई सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली सिर्फ इसीलिए बात कर रहा हूं ग्रे कास्ट आयरन की। ठीक है, तो आप कह रहे हैं अलाउंस की जरूरत पड़ेगी, इसका बेसिकली इसी का ही फंडा है। इसकी एक खासियत है कि भाई साहब ये जो मटेरियल है ग्रे कास्ट आयरन, उसमें चीजें एक्सपैंड करती हैं। फ्लेक्स यार एक तरीके का स्ट्रक्चर है यार, नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है, नाम दे दिया फ्लेक्स। इतना वो क्यों होने लग जाते हो कि ये क्या है? आपको मैं जो चीज बताता हूं ना उसको उतने ही याद रखो। उसमें ऐसे निकालने को मैं इसमें से 10 सेंटेंसेस ऐसे निकाल लूं जिसका कोई ना कोई मतलब वो हो जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यार। आप ये देखो एग्जाम के लिए आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है,
ठीक है। ग्रे कास्ट आयरन एक कास्ट आयरन की टाइप है जिसमें कि कार्बन कन्वर्ट होता है ग्रेफाइट फ्लेक्स। फ्लेक्स आपको बताया कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें क्या है मोल्टन मेटल जो है ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज के टाइम पे वो क्या होता है, एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करता है तो अच्छी बात, अब ये एक्सपैंड करता तो फिर मेरे पास राइजर की जरूरत है ही नहीं, बात खत्म। मैं जितना एक लिखवा रहा हूं ना मोर देन सफिशिएंट है, उसको वैसे ही याद कर लो। चलो आगे चलते हैं यार। ठीक है, अब आ जाओ। मैंने आपको बोला कि दिस क्लास विल बी टोटली डेडिकेटेड टू द टाइप्स ऑफ अलाउंसेज ओनली, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम एक श्रिंकेज अलाउंस हमने कवर कर लिया। श्रिंकेज अलाउंस में हमने ये देखा है कि भाई मेरे को अगर श्रिंकेज है तो सीधा मैं डायरेक्टली अगर 100 mm की अगर मेरे पास कास्टिंग चाहिए तो मैं पैटर्न का साइज डायरेक्टली बढ़ा दूंगा जितने % श्रिंकेज होगा। तो श्रिंकेज तो मैं तो चीजें ऐड करनी है, ठीक है। अब अगला अलाउंस, सेकेंड अलाउंस जो आता है वो आता है जिसको मैं बोलूंगा ड्राफ्ट अलाउंस। ड्राफ्ट एक्चुअल में क्या है, ड्राफ्ट अलाउंस को हम टेपर अलाउंस भी कह देते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन पता नहीं जेई में या पता नहीं किस में आया हुआ था, उसमें क्या था कि उसमें उसने क्वेश्चन दिया हुआ था तो उसमें उसने ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस को एक तरीके से अलग मेंशन करा हुआ है। तो मैं एक बार इसको उसका, लेकिन उसका आंसर ड्राफ्ट अलाउंस ही था, तो मैं एक बार इसको ड्राफ्ट अलाउंस ही लिख रहा हूं और फिर मैं आपको बाद में इसमें डिफरेंस या जो भी चीज होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं तो इसलिए इसको नाम एक बार दे दो ड्राफ्ट अलाउंस, ठीक है, जो कल लिखवाया था। अब थैंक यू सनी, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्राफ्ट अलाउंस। तो ड्राफ्ट अलाउंस बेसिकली क्या है, आपने वो देखी है यार, सॉफ्टी देखी हुई है या कोई भी आइसक्रीम आप खाते हैं वो आप देखते हैं, वो क्या होती है इस तरीके की ऐसे बनी होती है वो, अगर आप देखेंगे हल्का सा कोनिकल शेप में ऐसे हल्का सा इस तरीके, ये तो मैंने ज्यादा ही कुछ ऐसे बना दी मतलब इतनी नहीं होती वो, थोड़ा सा एक मिनट यार, वो ऐसे है, इस तरीके से आपकी कोई सॉफ्टी सी या कुछ भी हो जो बनी होती है ना, जब भी आप ठीक है आप खाते हैं ऐसे, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि भाई ये क्या चीज है, आप कभी भी देखना कोई भी चीज होती है चाहे वो आइसक्रीम है या कोई और चीज है, आप आइसक्रीम कभी भी इस तरीके की नहीं देखोगे, या सॉरी इस तरीके की डायरेक्टली ऐसे, मतलब ये मैंने थोड़ा वो बना दिया इस तरह, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस तरीके की आइसक्रीम आप नहीं देखोगे। अब आप कहोगे सर हमने तो देखी है बचपन में, वो हमने वो 2 रुपए वाली 1 रुपए वाली हमने ऑरेंज बार खाई है, वो कोकोनट खाई है, कोला खाई है। अरे यार वो जितनी भी आपने खाई हैं जो भी खाई हैं वो मानो या ना मानो वो दिखती ऐसी हैं, लेकिन हल्का सा उनके अंदर टेपर या ड्राफ्ट दिया होता है, वो ऐसे होती हैं, होगी वो ऐसे ही लेकिन हल्का सा उसके अंदर इस तरीके से दिया होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से ठीक है यार, इसको फिर से बंद कर दो, चैट वाले को फिर से चल पड़ा आज आपका, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि ऐसा क्या है, ये क्या चीज है, ये मैं आपको यहां क्या समझा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि भाई ड्राफ्ट और इसका क्या मतलब होता है। अब आ जाओ इस पे,
अब मान लो यहां पर मोल्डिंग सैंड है इस तरीके से हर जगह पे, ये आपका एक पैटर्न पड़ा है, ठीक है जी, पैटर्न है और उसके आसपास सारी की सारी मोल्डिंग सैंड है, ठीक है। ये लो जी, ये आपकी मोल्डिंग सैंड है, जो हम देखते हैं कि सैंड कल हमने देखी हुई है। ठीक है, उसके बाद ये आपका है जी पैटर्न, ये पैटर्न है आपका, ठीक है जी। अब अगर मान लो शुरू में आपने ये देखा होगा कि होता क्या है कि जब मान लो मैं आपकी मोल्डिंग सैंड के अंदर, अभी आपका जो मोल्ड बॉक्स है कोपो ड्रैग है उसके अंदर पहले पैटर्न रखता हूं और फिर आसपास सारी की सारी जो है मिट्टी और जो सैंड है मोल्डिंग सैंड उसके आसपास करके रैम कर देता हूं। कल हमने देखा था, फिर हम उसको उल्टा कर लेते हैं या हम पहले उल्टा कर देते हैं और बाद में सेट कर लेते हैं, ये हमने देखा था। तो अब क्या है कि जब मोल्डिंग सैंड में मैंने पैटर्न डाला हुआ है तो मेरे को अब अगर इसको निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको डायरेक्टली निकाल लूंगा ना तो ये सारी की सारी यहां से जो इसकी रैमिंग की हुई है, इसकी साइड वॉल्स हैं, ये इरोड हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, ये वाली, ये सारी की सारी, ये जो इसके साथ जो प्रॉपर मैंने वो पैटर्न की शेप बनाई है ना, ये मान लो मिट्टी है उसमें मैंने पैटर्न डाला हुआ है, तो जो प्रॉपर शेप बननी है ना, अगर मैं उसको डायरेक्टली ऐसे ही खींच लूंगा, ठीक है, तो सारी की सारी मिट्टी जो है साइड वाली वॉल से टूट जाएगी, एरोड हो जाएगी। तो जो अगर मेरे पास वो कैविटी एरोड होगी, बाद में अगर मैं मोल्टर मेटल डालूंगा तो उसकी वो शेप आएगी नहीं जो शेप मुझे चाहिए। तो इसलिए मोल्टन मेटल को, ठीक है, सॉरी पैटर्न को इजी रिमूवल के लिए मोल्ड से, कि भाई वो आसानी से निकल जाए, मोल्ड में से पैटर्न जो है बिल्कुल आसानी से निकल जाए, उसकी साइड वॉल्स खराब ना हो, हम हल्का सा ड्राफ्ट देते हैं यहां पे, इस पे पहले ही दे के रखते हैं ड्राफ्ट अलाउंस। रेड कलर का बनाता हूं, ठीक है जी। ये ड्राफ्ट, ये एंगल थीटा, ये एंगल जो है थीटा है, ये यहां लिख रहा हूं, ये भी एंगल थीटा। ये हो गया आपका x डिस्टेंस मान लो और ये हो गया h हाइट, ठीक है। तो अब पैटर्न मैं ऐसे ना बना के, मैं ये बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत ही थोड़ा, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, इतना इतना ड्राफ्ट दिया नहीं जाता, बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा ड्राफ्ट होता है, ठीक है। तो अब वो जो पैटर्न बनता है बेसिकली, वो पैटर्न में इस तरीके का पैटर्न बना के इसमें डालता हूं, हल्का सा यहां से देखो ये एंगल अब दिख रहा है, ये मैं बहुत ज्यादा दिखा रहा हूं, इतना होता नहीं है, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है। जस्ट अ सेकंड गाइस, ठीक है। सो वाई देखो भी, उससे पहले मैं यहां पे अगर tan थीटा लगाऊं तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं इस तरीके से, ये वाला ट्रायंगल ये यहां बना देता हूं, ये हल्का सा मैंने यहां पे ड्राफ्ट दे के रखा हुआ ये, ठीक है जी, ये एंगल थीटा है, ये मैंने आपको x लिख के दिया है और ये जो हाइट है वो h है, ठीक है। तो अगर इसको सीधा कर दूंगा तो ऐसे बन जाएगा,
ये लो बड़ा करके थोड़ा बना दिया, ये थीटा हो गया, थीटा वाली साइड कौन सी है, सॉरी ये एच है, और ये परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, एक्स। ठीक है जी, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस एक्स बाय एच। तो ये जनरली, और एक्स बेसिकली मेरे को निकालना है कि भाई मेरे को कितना ड्राफ्ट देना है, एक्स कितना ड्राफ्ट देना चाहिए। तो एक्स अगर मेरे को निकालना है तो हो गया एच टेन थीटा। ठीक है, तो जनरली थीटा क्या होता है, जनरली थीटा जो है कितना दिया जाता है, हाफ डिग्री टू 2 डिग्री, बहुत ही छोटा, पता भी नहीं चलेगा कि भाई ड्राफ्ट दिया भी है कि नहीं। ये मैंने आपको दिखा दिया इतना बड़ा ड्राफ्ट दिया, ऐसे दिखता नहीं है। तो इससे सिर्फ क्वेश्चन, या इससे जो है बेसिकली ये सिर्फ आपसे यही पूछता है, और इससे आपके क्वेश्चन जेई में आया भी हुआ है। क्वेश्चन ये आया है, मैं आपको पहले एक लाइन लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लाइन इज यही लिखा था कि फॉर दी easy removal of pattern ठीक है जी, फ्रॉम द मोल्ड में से पैटर्न आसानी से निकल जाए, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड सम ड्राफ्ट अलाउंस, पेपर कह लो ड्राफ्ट अलाउंस, किसको, टू इट्स साइड वॉल्स। ये जो उसकी साइड वॉल्स हैं इस पे हल्का सा ड्राफ्ट देके रखते हैं, ठीक है, ताकि आपकी साइड वॉल्स जो हैं वो जो बाद में कैविटी बनेगी वो खराब ना बने, इरोड ना हो, टू इट्स साइड वॉल्स। easy removal of pattern from the mold, we provide some draft allowance। ठीक है जी, दिस इज योर ड्राफ्ट अलाउंस। क्वेश्चन सिर्फ इससे इतना बनता है कि ड्राफ्ट अलाउंस क्या होता है, ठीक है, और ड्राफ्ट अलाउंस पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन जो आपके आया हुआ है वो डायरेक्टली यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन इज, वर्ड यूज कर रहा है द टेपर, देखो द टेपर प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न, द टेपर, ये वाला टेपर प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न फॉर इट्स इजी एंड हाँ, द टेपर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न फॉर इट्स इजी एंड स्मूथ विड्रॉल फ्रॉम द मोल्ड इज नोन एज, ठीक है, कौन सा अलाउंस है, टेपर अलाउंस है। अब उसने दो डिफरेंस दे दिए, तो ड्राफ्ट अलाउंस उसमें एक ऑप्शन था, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है वहां से कि भाई इजी रिमूवल ऑफ पैटर्न जो है, हम पैटर्न का रिमूवल जो है मोल्डिंग सैंड से आसानी से हो जाए, तो कौन सा अलाउंस देते हैं, जो या उस अलाउंस का नाम क्या है, वो है ड्राफ्ट अलाउंस। तो ये क्वेश्चन आपका इससे बनता है और आया भी हुआ है, ठीक है। सो मैं आपको क्वेश्चन भी बता दिया, मैंने आपको ड्राफ्ट अलाउंस भी बता दिया, कैसे होता है वो भी बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। Now the next part is, this was we have covered shrinkage allowance, draft allowance. Now the third is बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो है मशीनिंग अलाउंस और फिनिशिंग अलाउंस। मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंस। ठीक है, अब आ जाता है कि भैया ये क्या चीज है सर, कि हमने श्रिंकेज अलाउंस पढ़ लिया, ड्राफ्ट अलाउंस भी पढ़ लिया,
अब मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंस क्या चीज है? अब मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंस ये चीज है कि भैया हमें पहले ही जब हमने कास्टिंग की डेफिनेशन देखी है तब हमने स्पेशली ये चीज लिखी थी कि भाई अगर मेरे पास कोई चीज कास्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में आती है, कास्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो मेरे को उसको लास्ट में फिर से मशीन करना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी सरफेस फिनिश जो है बहुत ही पुअर होती है। तो टू गेट अ बेटर एंड स्मूथ सरफेस फिनिश मुझे उसकी मशीनिंग करनी ही पड़ती है। ठीक है, ये कास्टिंग के साथ एक इशू है कि भाई जो कास्ट प्रोडक्ट निकल के आता है उसकी मशीनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है जी, तो जब मशीनिंग करनी है भाई, तो मशीनिंग करने का क्या मतलब है कि कुछ उसमें से मटेरियल रिमूव करना है ना, इधर घिसना है, इधर से भी घिसेगा, इधर से भी घिसेगा, मतलब वो तो मैं भी बाद में बात करता हूँ कहाँ से घिसेगा। लेकिन करना क्या है, मशीनिंग का मतलब क्या है, मटेरियल रिमूवल, मटेरियल को घिसना है, उसमें से मटेरियल रिमूव करना है। तो जब भैया कास्ट प्रोडक्ट में से जब मेरे पास फाइनल कास्टिंग आ गई, ये लो मेरे को इस तरीके से मान लो 100/100/50 का कोई चीज चाहिए एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, ये कास्ट प्रोडक्ट है, ये भी मैं दोबारा बनाता हूं, लिखता हूं ढंग से। ये कास्ट मेरे को लास्ट में चीज चाहिए, ये मैंने पैटर्न जो अभी सिस्टम कर के मैंने ये बाद में लास्ट में जो है ये चीज निकाल दी। अब निकाल तो दी, निकाल दी मैंने, लेकिन उसके बाद मैंने इसकी कर दी मशीनिंग। मशीनिंग कर दी, मान लो हर साइड से मशीनिंग कर रहा हूं, हर फेस से मशीनिंग कर रहा हूं। ठीक है, 3 साइडें हैं तो उसके हर एक के 6 फेस हैं। ये फेस है, इधर इस साइड के लिए इधर भी करूंगा, इधर भी करूंगा। मतलब अगर मेरे को एक डायमेंशन की मशीनिंग करनी है तो मैं उसके दोनों फेसेस को करूंगा ना, तभी तो एक साइड कम होगी। अब क्या है, मेरे को कास्ट मिल गया प्रोडक्ट, लेकिन मेरे को अब उसकी करनी पड़ रही है मशीनिंग। तो मान लो मैंने उसको एक साइड इधर ये वाली साइड से भी घिस दिया, थोड़ा सा ये वाली साइड से भी घिस दिया, ये फेस से भी घिस दिया। ठीक है, 1-1 mm। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अब मान लो 100 वाली कहां चलेगी, 98 पे। तो जो फाइनल बन के आया, फाइनल बन के आया वो 98/98/48 हो गया, मान लो एग्जांपल के तौर पे। जिधर जी तीनों डायमेंशन है, तो अगर एक फेस से घिस रहा हूं तो दूसरी फेस से भी घिसूंगा। ठीक है, तभी वो एक पूरा का पूरा एक डायमेंशन कवर होगी। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी मेरे पास कास्ट प्रोडक्ट आता है, फाइनल ऑब्जेक्ट आता है, तो अगर मैं उसकी मशीनिंग कर रहा हूं, तो मशीनिंग करने के बाद उसमें से जब मटेरियल रिमूव हो रहा है, घिस रहा है हर एक फेस से, तो भाई साहब अगर जब मटेरियल उसमें से रिमूव होता है तो उसका साइज कम ही तो होगा ना। आप समझ रहे हो? तो मशीनिंग अलाउंस में साइज कम हो रहा है, तो मेरे को तो फाइनल चीजें मिली नहीं ना, मेरे को तो ये चाहिए था, मेरे को ये चाहिए था, लेकिन मेरे को ये मैं भूल गया कि भाई लास्ट में तो मेरे को मशीनिंग भी करनी होती है उसकी। तो अब भूल गया तो भैया फिर भुगतो क्या, फिर वो जो साइज बन के आया वो नहीं काम का। तो इसलिए जो है मैं मशीनिंग के लिए पहले अलाउंस दे के रखता हूं। ठीक है, तो अब बात आती है इसको समझाने की, तो मैं आपको समझाता हूं, यहां पे ढंग से लिखवाता हूं ये क्या है। और मशीनिंग अलाउंस वो कैसे देके रखता है, अभी आपको समझाता हूं मैं। वो पहले तो मशीनिंग अलाउंस जो है वो यहां पे लिखो कि मशीनिंग अलाउंस जो उसको देने का तरीका है वो कैसे मेंशन करेगा, इतने mm पर सरफेस, डैश यहां मतलब कोई भी आ सकता है, 2 mm, 1 mm, 3 mm पर सरफेस। ठीक है, एक सरफेस को अगर मेरे को मशीन करना है, ठीक है, तो इतने mm का मशीनिंग अलाउंस चाहिए। मतलब कि अगर मान लो ये एक साइड है, ये लो ये 100 mm है एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, अब मेरे को मान लो उसने कह दिया कि भाई 1 mm, यहां पे कह देता है कि 1 mm पर सरफेस मशीनिंग अलाउंस है। यानी कि एक सरफेस को मशीन करने के लिए मुझे 1 mm चाहिए।
तो यानी कि एक डायमेंशन के लिए तो दो सरफेस हैं, एक ये इधर, इधर से भी कम होगा हल्का सा, इधर से भी घिसेगा, इधर से भी घिसेगा, या इस वाले फेस से भी घिसेगा, इधर से भी घिसेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब, अब पहले तो यहां पे पैटर्न की डायमेंशन कैसे लिखी जाएगी, पैटर्न की डायमेंशन इसको अभी आराम से समझाता हूं, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। इसके बाद न्यूमेरिकल भी कराऊंगा ढंग का, उसके बाद तो ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो पैटर्न की डायमेंशन होती है कास्ट डायमेंशन, जो मेरे पास कास्टिंग चाहिए, प्लस 2 इंटू, प्लस यहां लिखता हूं, एक मिनट, प्लस 2 इंटू कितने mm पर सरफेस। ये क्या चीज आपको बताता हूं, मान लो ये इसी का एग्जांपल लेते हैं। श्रिंकेज अलाउंस जैसा नहीं है, श्रिंक का मतलब तो वो अलग बात है कि चीजें ऐड हो रही हैं, ठीक है, लेकिन श्रिंकेज अलाउंस है, मशीनिंग में तो मटेरियल रिमूव हो रहा है, श्रिंकेज मटेरियल थोड़ी रिमूव हो रहा है, मतलब उस तरीके से वो तो अंदर ही अपने श्रिंक हो रहा है। अब मान लो ये कास्ट प्रोडक्ट है, कास्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अब ये मेरा पैटर्न है, ठीक है, शुरू में। अब पैटर्न के ऊपर मेरे को पैटर्न का डिजाइन बनाना है, पहले मेरे को कास्टिंग इतनी चाहिए, मैंने उसकी एक ही साइड दिखाई है, अभी तीनों भी हो सकती है, ठीक है, तीनों निकालने के लिए तीनों पे करेंगे, अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, डोंट वरी। अभी मान लो मेरे को ये कास्ट ऑब्जेक्ट है, 100 mm का ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है जी। क्वेश्चन में वो कहता है कि यार ठीक है, मशीनिंग अलाउंस जो है ना आपका, वो 1 mm का मशीनिंग अलाउंस है पर सरफेस। तो कुछ नहीं करना, आपको जितना अलाउंस दिया होना यहाँ पे उसको 2 से गुना कर दो, क्योंकि ये तो सिंगल सरफेस का है, तो अपने पास तो 2 सरफेस होती हैं एक डायमेंशन के लिए, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, पार्ट का पैटर्न की डायमेंशन अगर मेरे को निकालनी है तो डायरेक्टली मैं कास्ट डायमेंशन कितनी है, 100 प्लस कितना श्रिंकेज बोल रहा है, सीधा देखो 1 mm का श्रिंक है, सॉरी मशीनिंग अलाउंस है 1 mm का, तो सीधा उसको 2 से गुना कर दो, तो यानी कि मेरी पैटर्न की डायमेंशन आ गई 102। तो यानी कि मुझे 102 mm बाय जितने में जितनी भी होगी हर डायमेंशन में 2 से गुना कर देंगे, तो उसका जो है मशीनिंग अलाउंस आ गया। अब देखो, जब मैं इसको मशीन कर रहा हूं पैटर्न को, मैंने 102 mm का जो है ऑब्जेक्ट लिया, पैटर्न लिया। अब मेरे को पता है कि बाद में जब ये बनेगा, जो ये मैंने 102 mm का पैटर्न उसमें डाल दिया, निकाल दी, ठीक है जी, मिट्टी उसमें से पैटर्न निकाल दिया, फिर मटेरियल डाला, और वो जो कास्ट ऑब्जेक्ट निकल के आया वो उस टाइम पर किस ये निकल के आया इस तरह 102 का, ठीक है। लेकिन मेरे को पता है भी मशीनिंग होनी है, तो मेरे को पता है यहां से भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहां से भी घिसेगा, यहां से भी घिसेगा, हर फेस से घिसेगा, तो वो जब घिसेगा तो घिसने के बाद वो यहीं आ जाएगा 100 पे। तो 1 mm यहां से घिस गया, 1 mm यहां से घिस गया, इस सरफेस से इस सरफेस से, तो कुल मिला के वो 100 का बन गया। तो कुछ नहीं याद रखना आपने, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई अगर मशीनिंग अलाउंस वो दे देता है तो आपको जितना मशीनिंग अलाउंस दिया उसका उसका डिवाइस कर दो, ठीक है, तो उतनी साइज आ जाएगा आपका पैटर्न का। आप समझ रहे हो? ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, मेरे को उसमें बताना। ये एक डायग्राम है,
ठीक है जी, दिस इज अ डायग्राम, क्वेश्चन की फॉर्म में ही है। चलो 100 mm की मेरे पास साइड है जी ये ब्लॉक, और इसमें होल जो है मेरे को 50 mm का चाहिए, 50 mm का मेरे को होल भी चाहिए, 50 mm डाया, ठीक है। ये मेरे को चाहिए, दिस इज माई कास्ट ऑब्जेक्ट या कास्टिंग। ठीक है, और मेरे पास मशीनिंग अलाउंस जो है, मशीनिंग अलाउंस जो है वो 1 mm का है पर सरफेस, ठीक है जी। दिस इज माय मशीनिंग अलाउंस, ठीक है। मशीनिंग अलाउंस मेरा 1 mm पर सरफेस है। मेरे को बताओ पैटर्न का साइज, जो मेरा नया पैटर्न आएगा, या सॉरी मैं पैटर्न से ही ये कास्टिंग बनाऊंगा, तो मेरे को पैटर्न का साइज कितना रखना चाहिए। ये लो मैं यहां पे नया डायग्राम बनाता हूं, ये मेरा पैटर्न है। मेरे को बता दो मेरी ये वाली साइड कितनी होनी चाहिए और मेरा ये गोला कितना होना चाहिए। बताओ जल्दी। अच्छा ये तो चलो 102 हो गया, ठीक है। और ये गोला, ये जो होल है, गोला बोल रहा हूं इसको मैं, दिस इज होल, इंटरनल होल, दिस इज इंटरनल होल। इसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए। चलो किसी ने बोला 52, किसी ने बोला 50, चलो ये 102, ये तो सबके सही है, सब पता ही है कि भाई अगर क्या नाम, मशीनिंग मेरे को 1-1 mm करनी है दोनों साइड से, ठीक है। और ठीक है, 1-1 mm करनी है मेरे को, तो एक एक mm करनी है मेरे को, तो भाई मेरे को जो है 2 से मल्टीप्लाई अभी जो हमने किया सिंपली वो हो जाएगा, तो 102 आ जाएगी, ठीक है। दिस इज फाइन, ये दिस इज फाइन योर, है ना, इसमें कोई गलती नहीं है। दिस विल बी योर 102 ओनली। 102 को लूंगा तभी एक साइड पे 1 mm इधर से और 1 mm इधर से वो घिसेगा, तो यही वाला फॉर्मूला जो है नॉर्मली मैंने सीधा बताया, तो 102 mm का मेरे को लेना पड़ेगा, तभी 1-1 mm घिस के वो 100 mm का बन जाएगा, ठीक है जी। अब यार किसी ने ना एक चीज सोची नहीं, भाई मशीनिंग का क्या मतलब है। मशीनिंग का मतलब है मटेरियल रिमूवल, को घिसना, ठीक है, उसमें से मटेरियल निकालना। अब यार आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, हाँ ठीक है, अब आंसर आया सौरभ का कि भाई साहब आप ये वाली चीज, बाहर वाली एक्सटर्नल चीज को तो जब मशीन कर रहे हो तब तो उसका साइज कम हो रहा है भाई।
मैं कोई चीज को घिस रहा हूं तो वो छोटी हो रही है, दिख रही है एक्सटर्नल चीज। जब भाई साहब मेरे पास गोला है, गोले में से, होल में से जब मैं मटेरियल रिमूव करूंगा तो कैविटी बढ़ेगी या कम होगी? खुद सोचो। दिस इज अ होल, व्हाट आई एम ट्राइंग, मैंने ड्रिल मार दी बीच में, या मैंने मटेरियल रिमूवल के लिए कोई टूल यूज करा, तो उसमें से मटेरियल निकल गया ना, तो कैविटी का साइज बढ़ गया या कम हुआ? अब अगर मेरे पास ये 50 है, मेरे को 50 चाहिए, मैंने इसमें से मटेरियल निकाला, तो भाई साहब ये मटेरियल निकालने के बाद अगर मैंने ये 50 ले लिया, ये देखो, ये मेरे पास 50 था, ये मेरे पास 50 था, तो मैंने कहा कि चलो ये मैं क्या करता हूं कि मैं 50 का ले लेता हूं। मैंने 50 का पैटर्न बना दिया, ये तो 102 का बना दिया, ठीक है, कम होके बाद में 100 का बन जाएगा, ठीक है। इस पे मैंने 50 रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं ले गया इसको मशीनिंग पे, ये 102 साइड है, ये 50 mm का होल है, मैं मशीनिंग कर रहा हूं इधर, तो चलो भैया 102 से कम होकर 100 बन गया। लेकिन जब मैंने यहाँ मशीनिंग करी, यहाँ मशीनिंग करी भैया, यहाँ से मैंने मटेरियल रिमूव करा, तो जब मैंने ये मटेरियल निकाल दिया इससे ना, ये पहले वाला ये था, मान लो ये 50 का था, जब मैंने इससे मटेरियल निकाल दिया ना, तो ये मटेरियल मैंने मान लो इसमें से निकाल दिया, भाई कोई चीज है, इसका मटेरियल निकाल रहा हूं तो उसकी कैविटी बढ़ जाती है, तो जो फाइनल जो नई कैविटी बनेगी ना, एक मिनट दिखाता हूं यहाँ पे, ओहो, एक मिनट, ये मेरी 50 mm की थी पहले वाली, ये वाली, ठीक है। अब मैंने इसमें से मटेरियल निकाल लिया, तो जब मैंने मटेरियल निकाल लिया तो मेरा बाहर वाला जो है फाइनल सर्कल बना, ये फाइनल, वो तो इतना 1 mm यहां से बढ़ गया, घिस गया, 1 mm यहां से घिस गया, मटेरियल निकाला ना मैंने, मटेरियल निकाला, तो वो 50 के बजाय जब मैंने मशीन कर दिया तो मेरे पास फाइनली कितने का बन गया, फाइनल वो तो 52 का बन गया, और मुझे कितने का चाहिए था, 50 का। तो मुझे भाई साहब इसको 48 का बनाना पड़ेगा। अगर मेरे पास ये, अरे नहीं यार, डायमीटर की कोई बात ही नहीं है, आप यहाँ पर वो चीज डायमीटर और रेडियस वाला कंसेप्ट मत लेके आओ, मैंने सिर्फ इतना बोला कि 1 mm इधर से, 1 mm इधर से, ठीक है, इसको वो मत देखो, ठीक है। कुल मिला के मैं आपको इतना कह रहा हूं कि भाई मशीनिंग अलाउंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। मशीनिंग अलाउंस, जब मटेरियल रिमूव करना है, मेरे को घिसना है, तो जब मैं इधर से घिसता हूं तब तो मेरे को दिख रहा है कि 1 mm मैंने घिस दिया, तो मेरे को 102 लिया मैंने, 100 बन गया। यहां पर अगर जब मैं 1 mm घिसता हूं, मटेरियल रिमूव करता हूं, ठीक है, तो अगर मेरे पास मैं 50 का लेके चलता हूं तो वो मेरे पास 52 का बन जाएगा होल, क्योंकि उसका कैविटी, उसकी साइज बढ़ गई, ठीक है। और अगर मैं फाइनल ये मैं लेके चला 50 का और बन गया मेरे पास 52 का, तो मेरे को लेके चलना पड़ेगा 48 का, तब जाके जब वो इंक्रीज होगा और बनेगा 50 का, क्योंकि 1 mm है ना दोनों साइड से, इधर से भी घिसना है, इधर से भी घिसना है। तो अब यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आता है, यहां से कंक्लूजन ये निकल के आता है, हाँ आप ज्यादा सोच लिया था धीरज, हाँ, यहां से कंक्लूजन ये निकल के आता है कि भाई साहब, कि जब मेरे पास एक्सटर्नल डायमेंशंस हैं, या मैंने एक्सटर्नल चीजों की मशीनिंग करनी है, जो मेरे को सामने से दिख रहा है, ये मशीनिंग करनी है, यहां से यहां से यहां से यहां से, तो भैया मशीन करूंगा तो मटेरियल कम होगा, रिमूव होगा ना, यहां से यहां से यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, रिमूव होगा। जब मैंने एक्सटर्नल मशीनिंग करनी है, एक्सटर्नल डायमेंशंस की बात करनी है, ये साइड ये साइड ये साइड, तब तो मैं सीधा ऐड कर दूंगा 1 mm, जितनी भी उसने दिया उसका डबल करके ऐड कर दो, ये 100 है, 102 लिख दो चुप करके, और जितना दिया, मान लो अगर उसने 2 mm का दिया है, 2 mm पर सरफेस बोला है, ये 100 है तो 104 लिख दो, इधर 50 लिखी है, इधर भी मान लो 100 लिख दी उसने, और इधर मान लो उसने 60 लिख दी मान लो, ठीक है। और 1 mm का उसने, तो 102 होगी, ये भी 102 होगी, और ये हो जाएगी आपके 62, ये तो चुप करके आपने लिख दोगे, क्यों, एक्सटर्नल डायमेंशंस है। जब बात आई थी इंटरनल डायमेंशंस की या इंटरनल मशीनिंग की, तब आपने ध्यान रखना है कि भाई साहब उसमें से उतना ही माइनस करना है। तो एक फॉर्मूला जो निकल के आता है इसके बाद, वो मैं आपको लिखवाता हूं, वो ये है,
कि भाई फॉर एक्सटर्नल डायमेंशंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैंने बोला था कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू कराऊंगा और आप गलती करेंगे, वो आपने कर दिया है, मैं यही चाहता था आप करें। फॉर एक्सटर्नल डायमेंशंस, डायमेंशन, जब एक्सटर्नल डायमेंशन या एक्सटर्नल मशीनिंग कह लो, पैटर्न का साइज क्या होगा, वही जो हमने लिखा है, कास्ट का साइज या कास्ट की डायमेंशन जो भी है, प्लस ट्वाइस ऑफ जितना मशीनिंग अलाउंस उसने दे के रखा है, जितने mm पर सरफेस। ठीक है जी। और ये तो हो गया एक्सटर्नल के लिए। फॉर इंटरनल डायमेंशंस, इंटरनल डायमेंशंस या मशीनिंग के लिए, या मशीनिंग की बात करूं, तब पैटर्न का साइज क्या होगा, कास्ट साइज जो है उसमें से सेम, बस कुछ नहीं करना, माइनस कर दो ट्वाइस ऑफ वही मशीनिंग अलाउंस। मशीनिंग अलाउंस मींस वही उतने mm पर सरफेस। तो यानी कि दिस इज फॉर इंटरनल होल। ये हो गया आपका एक्सटर्नल चीजों के लिए, सामने जो सरफेस दिखती है पैटर्न का साइज ये, प्लस, ठीक है। इंटरनल चीजों के लिए कैसे दिखेगा पैटर्न का साइज, कास्ट साइज में से ये माइनस करना है, बस बाकी सब सेम है। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है, मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये पॉइंट था। ठीक है, सो आई थिंक वी मस्ट टेक अ ब्रेक एंड वील मीट एट 12:40, और फिर मैं इस पे क्वेश्चन दूंगा आपको भी, फिर देखेंगे, और फिर थोड़ा सा इसी अलाउंस को आगे कवर करते हैं, 2-3 अलाउंस और हैं, और फिर देखते हैं क्या है। ठीक है, सो विल टेक अ ब्रेक ऑफ 10 minutes। आई विल टेक माय क्लास एट 12:40। ओके।